जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह व खैर, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इम्तियाज़ खान फ़रहान। आज जो हमारे मेज़बान हैं फ़िज़ा शकील, वो निजी मसरूफ़ियत की वजह से रुखसत पर हैं। उस दौरान में ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा। और ख़बरों की जानिब आएँ तो जंग ने जनाब लीड दी है कि NRO इल्ज़ाम मुस्तरद, अपोजिशन मुत्तहिद, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने, मिनी बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फ़ैसला, BNP मैंगल भी शरीक। और इसको एक्सप्रेस ने इस तरह लिया है कि अपोजिशन इत्तेहाद कायम, BNP मैंगल भी शामिल, हुकूमत को टफ टाइम देने का मुतालबा। अब इस पर उम्मत ने एक बड़ी अच्छी उसको अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है और सुर्खियों का यही कमाल होता है जिससे जवाल भी आता है और बड़े कमाल भी होते हैं। उम्मत ने जी लीड जमाई है। नवाज़ लीग को ढाल बनाने के लिए जरदारी सरगर्म, PP कायद पर एतमाद के लिए नवाज शरीफ तैयार नहीं, अपनी डील खतरे में नहीं डाली जाएगी। और इसके साथ अगर हम इंटरनेशनल बात करें, जो पड़ोसी मुल्क है, उस हवाले से पाकिस्तान में रहनुमा की गिरफ्तारी पर मुज़ाकरात ख़त्म करने का तालिबान का इंतबाह, ये इस हवाले से हमने बात की कि कर्टिस और खलील जुल्मज़ाद वो पाकिस्तान का एक बड़ा अहम उनका विज़िट है और उस हवाले से ये ख़बर बड़ी अहमियत की हामिल है। और अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जी करप्शन छुपाने के लिए, ये एक्सप्रेस लिखता है, पार्लियामेंट की आड़ नहीं लेने देंगे, अपोजिशन का वॉकआउट NRO के लिए है। और NRO के लिए आपको पता है कि ये कल आसिफ जरदारी ने भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब बताया जाए कौन चाहता है। और सिंध में अगर हलचल की बात करें तो फवाद चौधरी कराची में हैं कल से। कल उन्होंने कहा हम जब चाहें सिंध हुकूमत ख़त्म कर दें, 1000 बार कराची आऊँगा। हैरान हूँ नेब ने अब तक जरदारी, फरियाल और मुराद अली शाह को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया। सिंध में ओमनी ग्रुप की बादशाहत ख़त्म हो गई। अगर हम डॉन देखें तो डॉन की भी लीड यही है, अपोजिशन पार्टीज एग्री ऑन जॉइन एंटी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी। और अगर हम दूसरे देखें, USC पाकिस्तान हेल्प फॉर कोक्सिंग तालिबान बैक इनटू टॉक्स, वही जो हम जो उम्मत ने भी कहा कि उन्होंने इंतबाह किया है कि अगर हमारे रहनुमा के नहीं रहा किया गया तो मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। द न्यूज़ ने भी कमोबेश वही, अपोजिशन यूनानिमस नो टू NRO, और ये इनकी आपस की ज्वाइनिंग है। एक चीज़ आई है, ये बिज़नेस ट्रिब्यून ने जो दिया, ट्रिब्यून के बिज़नेस पेज पर, ECC अप्रूव मेजर चेंजेस टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़। और अगर इसको देखें, ट्रिब्यून की जो मेन लीड है वो यही कि अपोजिशन पार्टीज ज्वाइन फोर्सेस अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये तो मेन अगर हम बात करें नाज़रीन, तो ये तो ख़ास खबरें हैं जो कि लीड की सूरत में है। लेकिन पूरी इस वक्त सियासत फैली हुई है और बड़ी एक कन्फ्यूजन सा नज़र आता है। और उसके बारे में मैं अगर साफ़ती अपना तजुर्बा देखूं तो मैंने ये महसूस किया है कि जब भी गुज़िश्ता कम अज़ कम 2 दहाई पीछे चले जाएं तो वहाँ से जब से तजुर्बा है कि जब इस तरह के मुल्क में सूरत हाल हो, अपोजिशन गवर्नमेंट में टेंस हो और इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हो, तो इसका मतलब है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कोई ना कोई काम पाकिस्तान के हवाले से होने जा रहा है। अल्लाह करे वो काम पाकिस्तान के हक़ में हो, वरना तो माजी में अगर 79 से देखें तो कई एक अदवार ऐसे आए इस तरह के हालात ने पाकिस्तान के हवाले से बड़े एक मनफी असरात मुरतब किए हैं। ये बात करने का मकसद ये था कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं और वो उनको आपकी जानी मानी है, लेकिन उनके उमूर हैं, मैं उनको ये कहता हूँ, फ़ौज में भी उन्होंने खिदमात अंजाम दी, पुलिस में खिदमात अंजाम दी, सिफारती खिदमात अंजाम दी। अब वो एक एनालिस्ट और एक पॉलिटिकल एडवाइज़र का एक किरदार अदा भी कर रहे हैं, और जिसमें डिप्लोमेसी जो है वो उनके लिए बिल्कुल मेन चैप्टर के तौर पर मौजूद है। मेरी मुराद है हमारे साथ आज मौजूद है कैप्टन SSP डिप्लोमेट जमील अहमद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर। सुबह बखैर सबको। अगर हम दूसरी तरफ भी चलेंगे, जो अफ़गानिस्तान के इशूज़ हैं, इंटरनेशनल इशूज़ है, और एक और नाज़रीन बात तय हुई है कि आज हम दोनों होस्ट हैं और दोनों ही गेस्ट हैं, तो इसमें सवाल आपस में हम करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और पॉजिटिविटी के साथ पहुँचें। जी सर, अपोजिशन पे से अगर स्टार्ट लेंगे भाई। इस पजीराई का और हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। नवाज़ी जी, आपने मुझे होस्ट भी बना दिया आज। लेकिन बहरहाल असल तो मामला है कि नाजरीन के लिए कितने मुफीद गुफ्तगू हो सकती है, ये ज़्यादा ये वक्त और ये दौर वो है और ये उम्र वो है कि जिसमें हम लोगों को क्या दे सकते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ और नहीं तो आगाही दे दें। आजकल तो लेने का दौर है कि भाई जिसके पास जो है ले ले, आप तो हम आपसे मालूमात लेंगे। बिस्मिल्लाह।
जी बिल्कुल, ये अपोजिशन इत्तेहाद की जो बात हो रही है, अब ये मैंगल शामिल हो गए, मैंगल बड़ी अहमियत हासिल है। लेकिन मेरा एक और खान साहब तजर्बा रहा कि अगर अक्सरियत एक दफ़ा आ गई ना तो फिर भले चला जाए कोई, तो मैं नहीं देखता कि हुकूमत के साथ कोई प्रॉब्लम होती है। महरक़ात इसके पीछे, जिस तरह आपने अपने बयानिए में भी फरमाया, महरक़ात इसके पीछे बहुत सारे हैं और पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कुछ तो हमें नज़र आ जाती हैं, कुछ पसे पर्दा ऐसी चीज़ें हैं कि नज़र आना मुश्किल, और नज़र आए भी तो समझ में नहीं आती है। मेरी मुराद है कि इस वक्त आपने जो इंटरनेशनल मंजरनामा, जो बैनुल-अक़वामी मंजरनामा का इशारा आपने दिया, और फिर रीजनल जो तनाज़ा चल रहा है, अब आम फहम में तो लोग कहेंगे कि इससे क्या ताल्लुक़ है, जो अपोजिशन एक साथ बैठ गई है। लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए तो हमारे रहनुमाओं का पहले भी, आज से 10-20 बरस पहले और आज भी ताल्लुक़ है इंटरनेशनल पावर से और इंटरनेशनल पावर प्लेयर से। कोवर्ट और ओवर्ट ताल्लुकात रखते हैं हमारे पैसे वाले बड़े बड़े सियासतदान। तो क्योंकि इनके ताल्लुकात होते हैं, और उन ममालिक के, चाहे अमेरिका हो या उसके अलावा बाकी ममालिक हों, गल्फ़ कंट्रीज़ के हों, उन ममालिक का अपना इंटरेस्ट है इस ख़ित्ते में और इस मुल्क में। इस मुल्क की जो जोग्राफियाई पोजीशन है उसको देखते हुए, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको देखते हुए, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, सारे और गल्फ़ कंट्रीज़, उनका इंटरेस्ट एक है। अब जब क्योंकि इंटरेस्ट है, तो जब मैं सफ़ीर था या जब मैं अक़वाम मुत्तहिदा में था और यमन में और ओमान में मेरी सरबराही थी वहाँ, उस वक्त भी अक़वाम मुत्तहिदा के दौर में भी मैंने देखा कि ये जो अरब के लोग हैं वो अपने हर जगह कुछ ख़ास लोग रखते हैं और उनको नवाजते भी हैं, और मैंने नवाजते हुए देखा भी इन बहुत सारे ममालिक में। जिस तरीके से उनकी हर दौर में पजीराई होती है उन रहनुमाओं और उन रूलर्स के हाथों जो गल्फ़ कंट्रीज़ के हैं, उसका मकसद यही होता है कि जब वक्त आए तो उनसे अपने मफाद में काम लिया जाए। तो अब आ जाती है बात की अपोजिशन। इसका एक सियासी जो इसका एंगल है, सियासी ज़ाविया है, वो तो सारों को समझ आ जाना चाहिए कि इस वक्त जो चाणक्य मिले हैं, पहले भी मिल सकते थे ये, इस वक्त जो मिले हैं उसमें यह है कि सारों का एक ही दुखड़ा है, और वो दुखड़ा है कि भाई हमारी जान छोड़ो। ये असल वो है। उसके पीछे कौन कहाँ से कितनी ताकत लेके आ रहा है, किस मुल्क के किस रहनुमा से। आसिफ ज़रदारी कहते हैं हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए, यही हुकूमत। जी, एनआरओ चाहिए या ना चाहिए, बहरहाल नरमी चाहिए। ये तो खैर वो कहते हैं ना कि अपने वो जो एक अगर दिखावे के लिए जो बात होती है सियासत में, और जो उसके पीछे मकसद होते हैं वो बड़े मुख्तलिफ महरक होते हैं। आपने देखें कि एक दूसरे के पेट फाड़ रहे थे, एक दूसरे से जो मामला चल रहे थे। खान साहब भी तो कर रहे थे, खान साहब के जो बाबर ईवान उनके साथ मौजूद हैं, और भी कितने सारे नाम लिए जा सकते। मैं जो बात करना चाहता था इसी तनाजुर में, चाहे वो इमरान खान हो या चाहे बाकी लोग हों, मैं इस तनाजुर में ये बात करना चाहता था। सियासत वो साइंस है कि जिसमें बहुत अनहोनी बातें भी नामुमकिनात को मुमकिनात में तब्दील कर देते हैं, और जब नामुमकिनात को मुमकिनात में मुल्क के लिए अगर तब्दील किया जाए, मुल्क की बेहतरी के लिए तब्दील किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ अपनी बेहतरी के लिए ज़्यादा तब्दील किया जाता है। तो बहरहाल ये हो गया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। आप बस मेरे मफाद को देखें, मैं आपको मफाद को देखें, तो मिल के कुछ प्रेशर दें। यह हकीकत है कि सेनेट में अक्सरियत है अपोजिशन की। यह हकीकत है कि बिल पास करना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यह भी हकीकत है कि हमारे मुल्क में अभी ऐसे मामलात और ऐसे हालात हैं कि जिसमें इन्हें ख़ुद आवाम की तरफ से या इदारों की तरफ से एहसास हो जाएगा या दिला दिया जाएगा कि भाई ये मुल्की मफादात में क्या है। आप इस कम अज़ कम, जैसे मिलिट्री कोर्ट की बात है जैसे आ रही है सामने, अभी पीपल्स पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, हम नहीं करेंगे। एक जमहूरी शख्स की हैसियत से हम सारे हम कहते हैं कि ठीक है नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सारे ये भी तो कहते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक होना चाहिए, दहशतगर्दी भी ख़त्म होनी चाहिए। और इसमें खान साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसने अलाउ भी किया था कंडीशन डालते हुए, और अपील की तो इजाज़त है इसमें, अगर फौजी अदालतें कंटिन्यू रहती हैं, इजाफा होता तो अपील की तो गुंजाइश है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10A जो है वो बड़ा क्लियरली वजाहत करता है कि जिसमें आपको जो सही ट्रांसपेरेंट आपकी वो होनी चाहिए सारी इस प्रोसेस, जुडिशल प्रोसेस सारा इसका, तो 10A के तहत कोर्ट्स आपको रिलीफ भी देती है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा था कि ये नौबत आती क्यों है,
क्योंकि जमहूरी इदारे जब होती हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, चीफ जस्टिस साहब का भी यही रोना था जो जा रहे हैं, वो कहते थे कि जी आपने वो कानून साजी नहीं की, आपने वो हमें टूल्स नहीं दिए, तो आप रिजल्ट्स हमसे कैसे एक्सपेक्ट करें। इसी तरीके की बात है कि अगर आप मुल्क में जिन इदारों का असल काम है उन इदारों को आप मजबूत कर देते, जो विटनेस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम है दुनिया में हर जगह है, हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ जजेस जो है वो छोड़ के चले जाते थे अपना कमरा अदालत जब उनको धमकियाँ आती थी, ऐसे वाक़यात हुए हैं जब दहशतगर्दों की तरफ से। तो इस लिहाज से ये स्पेस खुद सियासतदान क्रिएट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करके नहीं। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ने अभी रेजोल्यूशन पास कर दिया, हम नहीं करेंगे। मेरा अपना तजिया ये है कि हर पार्टी इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर मैं समझता हूँ गुजारा नहीं होगा, और ना ही जो मुल्क के मफाद में जो लोग ज़्यादा जो इदारे सोचते हैं, ना ही वो चाहेंगे कि ये इसकी मुखालफत हो। हाँ, और देखें जो सुप्रीम कोर्ट का हमने हवाला दिया, और आपने भी एक बात कही, ये भी देखा गया ना खान साहब के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे पास किए लेजिस्लेशन के हवाले से, बाकी मामलात में भी तो कर सकती थी। मिसाल के तौर पे जो हमारा नैब एक्ट है उसमें जो प्ली बार्गेनिंग होती है उसके ऊपर नाराज़गी का इजहार किया और कहा है कि इसमें लेजिस्लेशन करके भेजें। तो क्या इस तरह का फार्मूला बना के पहले तो भेजा जा सकता था ना कि जी एंटी टेररिज्म के लिए ये काम किया जाए, ये कानून साजी की जाए, वो भी तो कर सकते थे, गाइडलाइन दे सकते। ये फिर दास्तान थोड़ी सी 1 मिनट की लंबी हो जाएगी। वो ये कि क्योंकि सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ क़ुव्वत और कानून इस्तेमाल करते रहे हैं माजी में, जो चाहे वो एहतसाब ब्यूरो एहतसाबुर रहमान का ज़माने से लेके और मुशर्रफ के ज़माने तक देख लें, और अब भी यही एहतमाल लोगों का होता है। तो वो उसकी वजह से ये इन्होंने अमेंड नहीं किया ऑर्डिनेंस। नैब ऑर्डिनेंस में बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जिसको कि सुप्रीम कोर्ट भी ये समझती है कि अमेंड होना चाहिए, और अवाम और लोग भी यही समझते हैं कि अमेंड होना चाहिए। और क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे क्लॉजेज हैं कि जो अगर उसको डीपली एग्जामिन किया जाए तो वो फेयर ट्रायल से थोड़ा सा उससे मुतसादम होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ें ये हैं कि इसमें कुछ चेक एंड बैलेंस होने चाहिए। वो सोचते रहे पीपल्स पार्टी के दौर में भी और नवाज शरीफ के दौर में भी उन्होंने सोचा कि चलो उनको इसमें फ़िक्स किया जाए, और पीपल्स पार्टी ने सोचा इनको फ़िक्स होने दो इसमें। तो दोनों के हाथ से टाइम निकल गया, अब दोनों हाथ मल रहे हैं और दोनों रो रहे हैं। नहीं देखिए, नेब जाने का इत्तेफाक हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा गुज़िश्ता 7-8 माह से। वहाँ पे नेब के अफसरान बिल्कुल आज़ाद हैं, मर्जी आए वो हेयरिंग पे, मर्जी ना आए। 1.5-2 साल हो गए, हेयरिंग यानी कंप्लीट नहीं हो पा रही या एविडेंस नहीं आ रही। फिर दूसरी जानिब देखें कि हमारे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हैं मिसाल के तौर पे, उनके खिलाफ है तो उनको आप हथकड़ी लगा के भी पेश कर रहे हैं। उनके साथ जो एक्यूज़ हैं वो मज़े से इंजॉय कर रहे हैं, अपनी बेल बिफोर अरेस्ट इंजॉय कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये भी तो एक तज़ाद है नेब का। बस ये भी देख लें कि इस मुल्क का ही ये शाखसाना है कि जिसमें डाकू, लुटेरे, दहशतगर्द बगैर हथकड़ी के पेश हो सकते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी, प्रोफेसर, वाइस चांसलर और जर्नलिस्ट जो हथकड़ी लगा के पे। लेकिन बहरहाल इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी सरजनिश की और चेयरमैन नैब ने भी सरजनिश की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस चैप्टर को क्लोज ही समझा जाए, क्योंकि दोनों बड़े सरबराहों ने, एपेक्स कोर्ट ने भी और चेयरमैन नैब ने, दोनों ने कहा कि ये बिल्कुल गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इसका नोटिस लिया था, मगर उसके बावजूद दूसरे दिन उनको हथकड़ी के साथ पेश किया गया। हाँ, लेकिन वज़ीर आज़म का तो अगर आप कानूनी तौर पर देखा जाए, वज़ीर आज़म या किसी वज़ीर का या गवर्नमेंट के किसी इदारे का नैब पर तो कोई इख्तियार नहीं है। तो अगर कसूरवार भी कहलाया जाए कि दूसरे दिन अगर ऐसा ही हुआ, तो फिर वो भी नैब के जिन लोगों ने ये फ़ैसला किया उनसे ही सुप्रीम कोर्ट के बाद और बाकी उसके बाद कहा जा सकता है। दरअसल हमारे यहाँ जो है ना, ये कुछ एंगल्स, कुछ ज़ाती मामलात और कुछ परसेप्शन के तहत भी कहा जाता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको और रगड़ा दे दिया जाए। तो लेकिन बहरहाल क्योंकि चेयरमैन ने और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दे चुके हैं और बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दे चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो हम जैसे लोग हैं उनकी ये इसमें एक सफाई हमें मिल गई। देखिए, असद उमर साहब थे अभी 1-2 रोज़ पहले, उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से बात की और ख़ासतौर ये मिनी बजट के लिए भी बात होती थी। तो वहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी ने जो सबसे ज़्यादा शिकायत की वो नेब की कि वो जी बुला लेते हैं, उनके पास एविडेंस भी नहीं होते, डॉक्यूमेंट भी नहीं होते, वो कहते हैं जी आएँ बार बार। तो कम से कम बिजनेसमैन को तो नहीं बुलाना चाहिए उनको, अगर है उनके पास सॉलिड। इसमें थोड़ी सी मेरे वो है इत्माल है। हाँ, बेजा और बिला वजह नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन अगर बात यह है कि जो
बिजनेसमैन सारे नहीं, काफ़ी हद तक देखा जाए तो हद तो उन्होंने भी कोई कम नहीं की हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग में भी एक बड़े बड़े नाम भी है। कोई कम की हुई है। अभी तो जो 4046 से ज़्यादा नोटिस इशू हो रहे हैं FIA की तरफ से, वो ज़्यादा खान साहब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक की जानी बढ़ते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू कोशिश करेंगे कि आलमी पैराए में लाएँ, क्योंकि खान साहब ने भी कहा और ये बिल्कुल सही है कि जब एक्टिविटी बढ़ती है तो कोई ना कोई बिहाइंड द कर्टेन कोई ना कोई मामला होता है। चलते हैं ब्रेक की जानिब। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज। हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, जिसमें बहुत तेज़ी आ रही है और आने के और मज़ीद आने के इम्कानात हैं, और उसका ज़ाहिर है कि लिंक नेशनल और इंटरनेशनल जो सूरत हाल होती है, जो मामलात होने जा रहे होते हैं, उससे ज़रूर होता है। खान साहब ये बताइए कि जी एक तो ब्रेग्जिट से अगर हम शुरू करें कि कल आपने देखा कि रायशुमारी हुई, मुस्तरद कर दिया गया। एक तो ये कि ब्रेग्जिट है क्या, क्योंकि रिकॉल कर रहे हैं नाज़रीन के लिए, और फिर दूसरा ये कि इसका आप क्या समझते हैं कि बरतानिया की सियासत पे अब क्या असर आप देखेंगे? मईशत पे ज़्यादा असर पड़ेगा। बहरहाल वो 40 साल पहले तकरीबन 1973 में ये UK ने यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिलकर अपना एक ट्रेड का एग्रीमेंट किया, तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। बाद में यूरोपियन यूनियन बनी जो 27 ममालिक पर मुहित है। UK उसका मेंबर था, लेकिन विद सम कंडीशंस की करेंसी हम अपनी रखेंगे, करेंसी यूरोपियन यूनियन के साथ हम शामिल नहीं होंगे। तो एक तो वहीं से उनका वो था, मुख्तलिफ थोड़ी सी बात थी, और इख्तलाफ भी उधर से ही शुरू हुआ। यानी हम अपना जो पौंड है उसको हम जी पौंड को बरकरार रखेंगे, जबकि बाकी 26 ममालिक ने एक्सेप्ट कर लिया कि एक ही नोट होगा, एक करेंसी होगी। तो वो इसमें नहीं, उसकी बहुत सारी वजूहत थी। अब रहा सवाल कि बतदरीज UK में जो ख़ास तौर पे कंजर्वेटिव के, यानी कि जो वहाँ के सफ़ेद चमड़ी वाले लोग हैं ज़्यादा वो ये सोचना शुरू हो गए कि भाई ये तो पूरे यूरोप से लोग इधर आ रहे हैं और सारे हमारी इस पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट पर भी जो हम मिलते थे, हमें मिलती थी एम्प्लॉयमेंट, और फिर वो देख रहे थे कि हमारी कल्चर पे फ़र्क पड़ रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक से लोग इधर आ रहे हैं, और वो इमिग्रेशन के जो रूल्स रिलैक्स किए थे उसकी वजह से जो उनके पास इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे एशिया से, अफ्रीका से, पहले यूरोप में जाते थे, वहाँ से आ रहे थे वो। फिर आखिरी चीज़ ये कि वो ये समझते थे कि यूरोप को वो दे ज़्यादा रहे हैं, ले कम रहे हैं, तो उससे ये एक फीलिंग बढ़ी और उन्होंने 2016 में रेफरेंडम करा दिया। रेफरेंडम में सवालात ऐसे रखे जो जनरल ज़िया के ज़माने में रेफरेंडम कराया था कि भाई अगर आप इस तरह नहीं है तो मुसलमान हैं और ये है वो सारा करके, ताकि उसका जवाब आदमी नाम में देना मुश्किल हो जाए। और फिर एक आम आदमी को इतना कॉम्प्लिकेट, बहरहाल उसको सपोर्ट हुई, रेफरेंडम में कामयाबी हो गई। लेकिन UK के कानून, अपना कॉन्स्टिट्यूशन और उसके पार्लियामेंट के मुताबिक पार्लियामेंट से भी इसको अप्रूव कराना फाइनली। अब 29 मार्च को ये ख़त्म ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनका एक टाइम पीरियड है, एक जो एग्रीमेंट उसके मुताबिक 29 तारीख आखिरी दिन है कि वो ब्रेक्सिट से, यानी कि यूरोप से अलहदा हो जाएंगे UK। अब उसमें होगा ये कि तकरीबन कोई 15-20 लाख जो हैं अफराद UK के बरतानवी, वो यूरोप में मुख्तलिफ गुड्स एंड सर्विसेज पे काम करें, वो फ़ौरन उनको वापसी होगी। इसी तरीके से ये जो यूरोपियन लोग हैं उनको वापसी उधर से शुरू हो जाएगी। फिर जितने भी फाइनेंशियल सेंटर हैं दुनिया के बड़े बड़े, वो लंदन में रह के पूरे यूरोप को कर रहे थे, तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करना होगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनको तो बहरहाल उसका एक तो ये। अब उसमें पाकिस्तान पे क्या फ़र्क पड़ेगा? EU से हम GSP+ का हमारा स्टेटस है। कोई माल अगर हम EU में किसी मुल्क में बेचते थे तो वहाँ से ट्रक के ज़रिए किसी और मुल्क में जाया जा सकता था, तो मांग ज़्यादा थी। अगर ये हो गया तो एक मुल्क हमसे कट जाएगा यूरोपियन यूनियन के थ्रू, जो हमें GSP+ वहाँ से मिला हुआ है रियायत, वो UK में ऑटोमेटिकली नहीं रहेगी। UK अब कोशिश कर रहा है, क्योंकि खदोखाल बनाने की कोशिश कर रहा है। कॉलर ले लें, हो सकता है वो आपसे भी सवाल करना चाह रहे हो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, आलिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आलिया। वैसे तो अफरा तफरी पूरी दुनिया में ही है, ये शायद कोई अल्लाह पाक की तरफ से भी हो सकता है, ज़ाद इलाही हो कि लोगों के अंदर इतनी अफरा तफरी फैल गई है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, बजाय मुल्क आगे जाने के हम लोग एक दफा फिर 10 साल पीछे चले गए हैं। लाहौर के हालात देखने, कराची के देखने, वही वारदातें, वही चोरी डकैती, हर चीज वही पीछे से सारी जो है ना वो फिर नए सिरे से उभरने लग गई है।
मुल्क की मीशत तो देख लें कि इधर लाहौर में धरना नेशनल शुरू हो गया किसानों का, तो इसमें कसूर किसका है, हुकूमत का या हम जैसे लोगों का? चलें इस पे बात करते हैं। अभी ये हम एक इंटरनेशनल अफेयर पे बात कर रहे हैं, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। जी खान साहब आप जी, तो उसमें मकसद ये कि पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा नहीं हो। इसी तरह करेंसी बड़ी उसकी जो पाउंड है यूके की, वो पाउंड काफ़ी गिर जाएगी। बल्कि जब कल ये वोट मिले और आप अंदाज़ा करेंगे थेरेसा मे के अपने लोग 118 अफराद उसके खिलाफ वोट दे दिया। अब जिसके नतीजे में ये हुकूमत भी जारी है। अब इस हुकूमत के साथ हमारी राह रस्म ठीक थी पाकिस्तान की जो हमारी खारजा पॉलिसी के मुताबिक। अब जो लेबर गवर्नमेंट आएगी उसमें एक फ़ायदा तो है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा थेरेसा मे के खिलाफ, और क्योंकि ये एक बिल पास हुआ है जिसमें 118 लोग उसी के खिलाफ हो गए उसमें, तो नज़र आ रहा है कि वो थेरेसा मे चली जाएगी इस पर। तो उसके क्या हमारे पास मुज़बरात असरात होंगे? ज़ाहिर है एक रिलेशन हमारा चल रहा था, वरना तो यूके और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन होते हैं कोई भी हुकूमत आए उसमें चलना चाहिए। लेबर गवर्नमेंट के एक अच्छी खबर ये है कि अगर लेबर गवर्नमेंट आती है, अव्वल तो ये है कि इलेक्शन हो जाएंगे। बहरहाल अगर लेबर आती है तो उसमें ये होगा कि कश्मीर का इशू लेबर के मैनिफेस्ट में है कि कश्मीर में प्लेबिसाइड होनी चाहिए। तो एक ये बड़ा होल्ड करते हैं वहाँ की पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी लेबर पार्टी में बात। कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे याहिया अर्ज कर रहा हूँ। जी याहिया, बस अल्लाह करम। जी जमील भाई को सलामत। देखिए बात थी कि थोड़ी सी मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरेस्ट अफेयर्स का कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं होता। अब जैसे जमील साहब जैसे लोग हैं, अब्दुल बासित साहब जैसे लोग हैं, इनके जैसे ब्रेक्सिट का मामला है, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इसकी बड़े इश्यूज चल रहे हैं, तो हमारी समझ में बहुत सारी चीजें नहीं आती, तो उस पर देखिए अगर कोई प्रोग्राम अलग से कोई रखे इंटरनेशनल अफेयर्स का, कम से कम वीक में 2 दफा प्रोग्राम हो। अच्छा बात मुझे करनी, देखें वो इम्तियाज भाई बात ये है कि जरदारी साहब की मैं हिमायत या ना हिमायत की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो मामला जो है ना, तो इन्होंने ये अपनी हुकूमत खुद गिराने पे लगे हैं। इन्होंने जिस किस्म के लोगों को रखा हुआ है, यानी सिर्फ इस बात के लिए रखा हुआ है कि लोगों को किस तरह जलील किया जाए या पिछली हुकूमतों को बुरा भला कराए। इन्होंने अपना कोई काम नहीं किया, तो वो खुद अपनी उसकी तरफ जा रहे। अब आप जो इनको लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप क्या देखते हैं, ये जो हुकूमत की सस्पेंशन मुझे तो अपनी नजर नहीं आ रही। अगर ये नवाज शरीफ हुई तो उनकी हुकूमत तो वैसे ही चंद सीटों पे डिपेंड करती है, तो आप क्या समझते हैं अगर इन्होंने अपनी रविश को नहीं तब्दील किया तो ये किस तरफ चले जाएंगे पीटीआई? देखें याहिया, जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि हमारे चौधरी फवाद साहब हों, फयाजुल हसन चौहान साहब हों और दूसरे फोकल पर्सन हो, जो ये मुतनाज़ा उमूर पे जो बात करते हैं, ये बिल्कुल अपनी पॉलिसी के मुताबिक जा रहे हैं। ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक कामयाब रहते हैं। यह पीपल्स पार्टी और जो ये अपोजिशन बन रही है, इसका कमाल है कि टारगेट अपना कैसे अचीव करते हैं। मैं समझता हूँ ये भी एक असाइनमेंट के तौर पे काम किया जा रहा है। नाज़रीन एक ब्रेक की जानी पड़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो खान साहब से नेशनल पॉलिटिक्स पे तो बात यकीनन होगी, लेकिन हम जो लीज़ा कर्टिस आ रही हैं, जो इस वक्त खलील ज़ल्मेज़ाद जो विज़िट है बहुत बहुत अहमियत का हामिल है, और हम उनकी जो मालूमात है, इन्होंने यूएनओ के लिए भी एक रिपोर्ट बनाई थी, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब। याहिया का सवाल था, अगर खान साहब लेना चाहें तो ज़रूर उसके ऊपर कमेंट करें। लेकिन खान साहब हम ये चाहेंगे कि खलील ज़ुल्मेज़ाद, फिर लीज़ा कर्टिस और भी लोग आ रहे हैं विज़िट करने के लिए। जब मैं जर्नलिज्म में आया उसके थोड़े अरसे के बाद से मैं खलील ज़ुल्मेज़ाद को बहुत ज़्यादा मैंने देखा। इनके विज़िट आप अहम कहें या मैं उसको बड़ा सेंसिटिव लेता हूँ जब भी इनका विज़िट होता है, इसलिए कि इन्होंने कभी भी हमारी खैरख्वाही में ये बिल्कुल ये वैसे भी इनकी आपने एक्टिविटी देखी है, एंटी पाकिस्तान रही है। साबका जितनी भी इनके बयानात अगर आप देखें, ये तो अब आके क्योंकि ये स्पेशल एनवाई डिटेल हुए हैं तो थोड़ी सी नरमी के साथ वो सिलसिला चल रहा है, वरना इन्होंने 2016 में 2017 में बिल्कुल खुल के ये वहाँ अमेरिका में कहते थे और बयान देते थे कि पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाया जाए और पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है, और पाकिस्तान वो सारी चीज़ें जो वो रिपीट किया करते थे, और पाकिस्तान को लेसन सिखाना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। तो इस किस्म की बातें करते थे। लेकिन यह है कि बहरहाल डिप्लोमेसी में चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। अब अमेरिका की कुछ रिक्वायरमेंट्स और कुछ रीअलाइनमेंट हुई है उनकी फॉरेन पॉलिसी में इस खित्ते के लिहाज से,
ख़ास तौर पे जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हम $3 ट्रिलियन खर्च कर चुके हैं इराक, सीरिया और अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान फ़कत अफ़गानिस्तान में $1 ट्रिलियन खर्च कर चुके हैं, और टोटल जो अमेरिका ने अब तक खर्च किया है 9 ट्रिलियन किया है पिछले कोई 15 सालों में। 9 ट्रिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। तो जब ये रियलाइजेशन और टैक्स पेयर्स के ने इस पे शोर मचाया और इसके सेनेट में उनके शोर मचा, तो आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉल को, ट्रंप तो जब अपने इलेक्शन कैंपेन था उस वक्त ही उन्होंने कहा था कि हम विड्रॉ करेंगे। अच्छा, विड्रॉल वाला जब सिलसिला हुआ, लेकिन विड्रॉल मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि अमेरिका कभी भी 100% विड्रॉल नहीं करेगा। जो मामला तनाज़ा बन रहा है तालिबान में और अमेरिका में, वो ये बाराक ओबामा देखें 2 टर्म में उन्होंने ऑक्युपाइड कश्मीर की भी बात की थी, फ़लस्तीन की नहीं सॉल्व कर पाए थे वो भी। जी, लेकिन यह है कि जो इस वक्त तनाज़ा बना है कि अमेरिका ने तो कहा है कि हम विड्रॉ करेंगे, लेकिन वो कहते हैं हम अपने बेसेस वहाँ रखेंगे, रेजिडुअल प्रेजेंस अपनी रखेंगे, और बेसेस में ही सारा साजो सामान है, हर चीज़ का, जासूसी का, हर चीज़ का सामान उसी में है। तो वो कहते रहते, तो तालिबान कहते हैं कि नहीं, आप टोटल विड्रॉल करें। अब देखना यह है कि पाकिस्तान ने, हमने उनकी तवक्कुआत को कितना बढ़ाया, और ये मैं काफ़ी सारे प्रोग्रामों में बात कर चुका हूँ, और जब थोड़े से लोग खुश हो रहे थे तो मैंने कहा कि आई विल टेक इट विद लॉट ऑफ कॉशन, कि हमें बड़ा कॉशियस रह के इस मामले में करना होगा। और आज की खबर के मुताबिक वो जो मेरी एक एहतमाल था वो सामने आ रहा है कि तालिबान को अब अमेरिका हम पर प्रेशराइज कर रहा है कि भाई अब आप उनको लेके आओ, पकड़ के हमारे साथ बैठाओ। अब तालिबान जाहिर है कालर खान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप दोनों होस्ट और दोनों गेस्ट की खिदमत में सलाम। पहला ये बहुत जमील साहब ने इतनी अच्छी रोशनी डाली। देखिए हमारे यहाँ वहाँ यूरोपियन यूनियन बन सकता है, हमारे यहाँ एक सार्क बनाई गई है, उसको ही अगर आप फाल कर लें और वही एक तरफ कर लें, और दूसरा बॉर्डर लाइनों को एक स्ट्रिक्ट कर लें, उसमें देखिए हमारे यहाँ मसला ये हो रहा है कि हमें डर है कि इंडिया में खाएगा, हमें इंडिया को डर है कि हम उनको तोड़ने लगे। जब ये फिक्स हो जाए उसके बाद दोनों अपनी अपनी जगह सब सातों ममालिक मिलके ये कर सकते हैं, सार्क को इतना अच्छा मजबूत बना के उसमें काम कर सकें। पहली बात ये हमारे यहाँ खारजा पॉलिसी के बारे में सोचते जब हमें बाहरों से धमकी आने लग जाती हैं, वरना ना खारजा उमूर पे कोई ऐसी डिस्कशन होती है। अब जैसे जमीन साहब से कह रहे हैं कि वो सहाफी जितने सफारत है वो हमें पालो, और इस तरह हम यूरोपियन यूनियन जैसा एक इदारा कायम कर सकते हैं, मजबूत सार्क को बना सकते हैं। एक सवाल। लेकिन खान साहब देखें, सार्क तो खुद हिंदुस्तान भागा है अगर देखा जाए तो, वो उसमें शरीक होने से इनकार किया, फिर होस्ट बनने से इनकार किया, ऐसी जुमले के तौर पे। बाकी हम आएंगे वही जो बहरहाल ये इसमें बहुत सारे इसके पेचीदगियाँ हैं। सार्क ये तो हर एक आदमी कहता है कि यूरोपियन यूनियन की तरह होना चाहिए, लेकिन जब तक कश्मीर का मामला ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठेगा, सार्क फाल होता नज़र नहीं आ रहा है। तो लिहाजा तमन्ना कोशिश तो यही है, हमारी भी कोशिश यही होनी चाहिए और वह है भी कि सार्क को हम फाल करें। अब सार्क फाल होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे एक उम्मीद, क्योंकि ECO के अब हम मेंबर हैं, SCO का इंडिया मेंबर बन गया है। SCO का मकसद और सार्क के मकसद में मुबासलत बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो लिहाजा क्योंकि ट्रेड के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, तो लिहाजा अब क्योंकि SCO में रशिया और चाइना भी शामिल हो गया है, तो अब उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है, क्योंकि SCO है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टर्की और ईरान भी है। शंघाई कोऑपरेशन में टर्की और ईरान नहीं है। तो लिहाजा इनको अगर मिला के आप देखें तो अब कुछ उम्मीद लोगों की रिक्वायरमेंट के, दुनिया की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये अब दुनिया के इंटरेस्ट में होगा कि किसी तरीके से इनको मिलाए। अब क्योंकि इसमें SCO के मुताबिक और ECO का मेंबर नहीं है इंडिया, SCO के मुताबिक इंडिया को हमने एक्सेस देना है, इंडिया को हमने ट्रेड के लिए भी एक्सेस देना है। तो अगर इंडिया को, हर मुल्क को एक दूसरे को ट्रेड के लिए देना, तो जब ये देना है एक्सेस, तो ऑटोमेटिकली इंडिया के मफाद में होगा कि सार्क के साथ भी रखे, ताकि सारा उनके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इंडिया के ज़रिए या डायरेक्ट इस रास्तों से जाए, और पाकिस्तान ज़ाहिर है बीच में होगा। तो मैं समझता हूँ कि फिर ये वाइस वर्सा भी चलेगा, क्योंकि सार्क जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑटोमेटिकली 2 वे ट्रैफिक है ना, तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ। ये बात आपने बड़ी अच्छी की खान साहब। अगर हम ये खलील ज़ुल्मज़ाद और ये लीज़ा कर्टिस जो हैं, जो तालिबान के हवाले से बात करने आ रही है, शंघाई में भी आपको याद है कि चाइना ने भी इनिशिएटिव लिया है, शंघाई में भी इस सिलसिले में डायलॉग हुए हैं, अभी ये कतर में भी सारे हुए थे, इस पर हम बात करेंगे। कॉलर ले लें हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इम्तियाज साहब, आपके गेस्ट जो हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट हैं, इतना ऑलराउंडेड मेरे ख्याल में शायद ही कोई एनालिस्ट हो। बल्कि मुझे तो अफसोस ये होता है कि हमारे हुक्मरानों को जमील साहब जैसे लोग क्यों नहीं नजर आते,
जिन्हें अपने ये करीब रखें, उनसे कोई एडवाइस लें, और ऐसे जमाल ऐसे लोग रखे हुए हैं मुस्तफा जो जमाल इनके साहब, लिए- आप बोले चले बोले पहले। इनके इनके इन हुकूमतों के हुक्मरानों के लिए, जी सॉरी, जी जी नहीं आप बात कर लें फिर मैं। नहीं, आप गुफ्तगू मुकम्मल करें। जी मैं ये कह रहा था कि ये हुक्मरान जमील साहब जैसे लोगों के फायदा से फायदा उठाएं और मुल्क के लिए फायदा उठाएं। जी तो ये बात, ये मेरे ख्याल है आपका खान नहीं साहब, मैं ऑनलाइन हूँ और ये बीच में तो मैं उनसे गुजारिश ये करूंगा कि अभी जैसे ब्रेक्सिट पे बात कर रहे हैं, बहुत इंटरनेशनल इश्यूज हो, नेशनल इश्यूज हो, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हो, मैं इनसे गुजारिश करूंगा ये इमरान खान साहब को ये कुछ एडवाइस दें कि वो उनके जो मामलात हैं बिगड़ते जा रहे हैं। अभी आपके कॉलर भी बात कर रहे थे कि उनके ये जो उनका फेस बन गया है, एक उनका स्पोक्स पर्सन, उसकी लैंग्वेज देखें, उसकी नैरेटिव देखें। ये अगर ये उनकी पार्टी का नैरेटिव है तो कौम बहुत मायूस हो रही है उनकी तमाम चीजों से। और एक और बहुत जरूरी बात ये करना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब अपनी रिटायरमेंट के आखिरी साल में उन्होंने कोई अच्छी चीजें सोचनी थी, अच्छी चीजें करनी थी। मैं आपके प्रोग्राम की इसलिए हर वक्त तारीफ करता हूँ कि हम ये इश्यूज 20 साल से आपके प्रोग्रामों में कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सेलिब्रिटी नहीं है, एक सेलिब्रिटी जो है वो बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट बन जाता है। बस ये रिकॉर्ड की बात है, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल खान साहब की इजाज़त के बगैर ये बात कहूं, सर्विसेज इनकी मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ के लिए ख़ास तौर पे कई एक पेपर जमील अहमद खान साहब ने बनाए हैं और वो पेश भी किए गए हैं। और तहरीक इंसाफ के सर्किल में जहाँ जहाँ मेरा बैठना उठना है, जहाँ मैं जाता आता हूँ, वो उन्होंने तारीफ़ भी की है। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ मुस्तफा जमाल साहब कि इस हुकूमत को शायद अच्छे एडवाइज़र्स की ज़रूरत नहीं है। जमील अहमद खान साहब ने ख़ास तौर पे अगर इंटरनेशनल अफेयर और नेशनल अफेयर के हवाले से मुकम्मल जामे रिपोर्ट इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी है और चूँकि उसका एक हिस्सा बने थे। लेकिन ये मेरी फीलिंग्स हैं कि जमील अहमद खान साहब भी अगर मायूसी का शिकार नहीं है तो कम से कम खामोशी का ज़रूर शिकार है। जी खान साहब, दरअसल पहली तो बात यह है कि इस इन पजीराई और अल्फाज का मौशूकिया मैं शायद ये डिज़र्व नहीं करता हूँ। ये तो ज़िंदगी के नशेब फराज ने मुझे डाइवर्स एक्सपीरियंस दे दिया और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जब मैं करके आया तो ये कुदरती सी बात है कि एक मुझ जैसे आदमी को इस मामले पे नज़र रखनी चाहिए और अबूर रखना चाहिए। तो वो अपनी जगह पर है और मैं भी यूनाइटेड नेशंस के साथ कंसल्टेंसी कर रहा था। वापस आने का मकसद ये था कि कुछ पे बैक का टाइम है, कुछ लोगों तक पहुंचा दूं, एक किताब लिखी वो पहुंचा दी, कुछ और चीज़ें पहुंचा दूं लोगों तक, ये मेरा मकसद था और मैं ये इस मकसद को, इस झंडे को आगे लेके चलता रहूँगा। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि किताब का नाम ज़रूर बताएं ताकि इससे इस्तेफादा हम भी हासिल कर सकें। सिपाहगरी से सफारतकारी तक किताब मैंने लिखी जो कि पैरामाउंट पब्लिशर्स ने शाया की, उनके पास अब भी और उनके तमाम आउटलेट्स में पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है, सिपाहगरी से सफारतकारी तक। तो वो मैंने आर्मी से फ़ौज से आगाज़ किया था और उसका इंतहा हुई है सफ़ीर के तौर पर। तो कहने का मकसद ये है कि और भी यकीनन ऐसे लोग मौजूद होंगे, उनसे इस्तेफादा किया जाए, लेकिन मायूसी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि है यकीन मुझको शबे गम की सहर होगी ज़रूर और हम जागेंगे उस वक्त के सहर होने तक। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला ठीक होएगा और हम जागते रहें तो मामला ठीक रहेंगे इस मामले अब ये हम अगर खलील ज़ल्मेज़ाद और फिर ये लीज़ा कर्टिस और इसको क्या आप देख रहे हैं कि तालिबान वाले, देखिए मेरा ज़ाती तजुर्बा है 2 टाइम कि जब एक इस्लामाबाद में डायलॉग हुए थे, जब भी कि ऐसा महसूस होता है हमसे ये तस्लीम पहले करवाया जाता है कि हमारे तालिबान से राब्ते और हम बिठा सकते हैं। फिर उसके बाद हिंदुस्तान अचानक हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन लॉन्च कर देता है कि देखें जी हम तो पहले कह रहे थे इनके तालिबान से ताल्लुकात हैं। तो हम एक तमाम महफूज तरीके से कैसे डालें? देखिए जो कहते हैं ना कि इस तजब्जब में हम खुद शिकार हो गए, इस तजब्जब का, ठीक है, बाहर से नहीं आया, ये हम खुद इस तजब्जब में पड़ गए हैं। सियासतदान अलहदा बयान देते हैं, किसी और तरफ से कोई और बयान आ जाता है। ये तमाम मामलात, क्योंकि मेरा तजर्बा जो गल्फ़ का है या चंद और ममालिक का, US में भी या बाकी जगहों पर भी, वो बड़ी खामोशी से इन मामलात को करते हैं।
हम इस मामलात को ज़रा ज़्यादा मंजर-ए-आम पर लिया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि तवक्कुआत हम बाकी सुपर पावर्स की बढ़ा देते हैं। हमने बहुत सारे मामलात में बाय द वे चाइना की भी तवक्कुआत बढ़ाए हुए हैं और चाइना को भी हमें संभालना होगा थोड़ा सा आगे जाके। खैर बहरहाल, तो इस मामले में यूएस जो है वो तवक्कुआत उसकी हमने बढ़ा दी हैं। अभी जनरल मैकेंजी जो सेंट्रल कमांड के नए कमांडर मुकर्रर हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस के सामने बयान दिया है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो सब कुछ करवा के दे सकता है। ठीक है, जब हम ये तवक्कुआत सेंटकॉम के कमांडर को दे रहे हैं और वो कांग्रेस में बता रहा है और कहता है कि जी मैं साउथ एशिया स्ट्रेटजी जो है ट्रंप की, उसको मनोअन मैं बिल्कुल उस पर अमल करूंगा। जाहिर करना है उसने, मनोअन का मतलब ये है कि पाकिस्तान पे मजीद सख्ती। ये जो थोड़ी दिनों की जो रिलीफ हमें मिली हुई है, उसमें उनकी तवक्को ये है कि शायद पाकिस्तान तालिबान को प्रेशराइज़ करके, क्योंकि उनके बाल बच्चे सारे इधर रहते हैं, सारी चीज़ें, तो प्रेशराइज़ करके किसी तरीके से चंद बातों पर, बातें क्या है वो कि हमारे अड्डे वहाँ रहने दिए जाएँ और फिर अशरफ गनी के साथ तुम हिस्सेदार बन जाओ इसमें अगली हुकूमत बनाने में। वो कहते हैं कि जी उसका कोई रोल ही नहीं है, अशरफ गनी की कोई से नहीं है वहाँ। इस पे खान साहब ज़ाहिर तशने की बाकी है और उसमें नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, फ्रंट पेज हमारे साथ मौजूद थे जमील अहमद खान साहब और यकीनन आपको, मैं तो समझता हूँ प्रोग्राम यकीनन पसंद आया होगा, मालूमात भी मिली होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद।